गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। बेटा आज हम एक ही पैराग्राफ करेंगे टिल हेयर, उसके बाद वी विल कंटिन्यू टुमारो, ठीक है, क्योंकि सोशल साइंस है, इसको समझने में हमें टाइम लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चंस मैंने साइड पे लिखे हैं प्लीज़ आप इनको लिखते जाइए साइड बाय साइड। चलिए, इन्वायरमेंट इज़ अ ट्रू सेंस कैन बी डिफाइंड एज ऑल सराउंड अस। कहते हैं इन्वायरमेंट उसको कहते हैं जो हमारे आसपास है चीज़ें, जैसे कि फर्नीचर हो गया, स्काई हो गया, ट्रीज़ हो गए, ग्रास हो गया, लिविंग थिंग्स हो गई, नॉन लिविंग थिंग्स हो गई। तो इन्वायरमेंट बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। वो हमें एयर देता है जो हम ब्रीथ करने के लिए यूज़ करते हैं, वाटर देता है जिसको हम पीते हैं, फूड देता है वो हम जिसको खाते हैं, लैंड देता है जीने के लिए, उस पर रहने के लिए। इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लांट्स, कहता है वो प्लांट्स भी इंक्लूड करता है एनिमल्स भी, और लार्ज वेराइटी ऑफ मैन मेड आइटम्स भी, जैसे कि फर्नीचर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गई, ऐसे। तो कहते हैं थिंग्स विच आर नेसेसरी इन आवर लाइफ, वो तो कहता है थस इन्वायरमेंट हैज़ बोथ नेचुरल एंड मैन मेड एलिमेंट्स। तो इन्वायरमेंट जो है बेटा उसके पास नेचुरल, अब इसके आगे का मैं पहले पढ़ देती हूँ, बाद में एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। The natural environment can be further beautified into two groups, that is physical environment and biological environment. The physical environment includes all non-living things like land, water and air. The biological environment includes all living things such as plants, animals. Man is the most important component of the biological environment, who satisfies all the required needs for both groups of the environment. The two components of natural environment, that is physical and biological, are largely interdependent and cannot be separated. Any major change in the physical environment is bound to bring change in accompanying biological environment. The change can be sudden or gradual. For example, the development of soil takes years together and cannot be visualized through our sense. On the other hand, some changes are sudden, like the changes brought about by the occurrence of an earthquake or volcano etc. सो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फुल पैराग्राफ जस्ट इन अ सेकेंड। कहते हैं इन्वायरमेंट में इन एलिमेंट्स होते हैं नेचुरल भी और मैन मेड भी। नेचुरल एलिमेंट्स भी होते हैं और मैन मेड एलिमेंट्स भी होते हैं। नेचुरल एनवायरनमेंट जो है टू चीज़ों में सेपरेट होता है, एक फिजिकल जिसमें कि नॉन लिविंग जैसे कि वाटर, लैंड होता है, और बायोलॉजिकल जिसमें कि लिविंग थिंग्स होती हैं जैसे ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो फिजिकल इन्वायरमेंट जो होता है वो बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल। फिजिकल इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंज होता है तो वो खुद बे खुद बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट में भी चेंज लेके आएगा, चाहे वो सडन हो चाहे वो ग्रेजुअल हो। अब जैसे कि सुनामी आई है, वोल्केनो आया है, कुछ अर्थक्वेक आया है, वो क्या है फिजिकल इन्वायरमेंट में चेंज हुआ है, फिजिकली चेंज हुआ है। तो वो चेंज जो है हमारी लाइफ में भी आएगा बायोलॉजिकल, जैसे कि हम कईयों के घर ख़राब हो जाएंगे, कईयों का कुछ नुकसान हो जाएगा, तो वो क्या होगा बायोलॉजिकल चेंज भी आ जाएगा हमारी लाइफ में। तो बेटा फर्स्ट पैराग्राफ में हमें सिर्फ यही एक्सप्लेन किया गया है। सो बेटा हमारा जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो हो ही चुका है कंप्लीट, तो अब हम सेकंड पैराग्राफ कर सकते हैं क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम हुआ है। सो देखिए ज़रा एक बार इसकी तरफ भी। कहते हैं 4 स्फेयर्स ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट के 4 स्फेयर होते हैं, तो उनका अब हम पढ़ते हैं कौन से। कहते हैं तो नेचुरल इन्वायरमेंट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 4 स्फेयर्स। नेचुरल इन्वायरमेंट है वो 4 स्फेयर्स में डिवाइड हो सकता है। अभी हमने किया नेचुरल इन्वायरमेंट जिसमें कि एक फिज़िकल था और एक बायोलॉजिकल था। अब हमने नेचुरल इन्वायरमेंट के 4 स्फेयर्स देखने हैं। कौन से स्फेयर्स, कैसे स्फेयर्स, वो हमें पता लगेगा अभी आगे। देखो लिथोस्फेयर होता है पहला, तो दूसरा आ जाता है हाइड्रोस्फेयर, थर्ड आ जाता है बायोस्फेयर, फोर्थ आ जाता है बेटा हाइड्रोस्फेयर हो गया, लिथोस्फेयर हो गया, एटमॉस्फेयर रह जाता है, एटमॉस्फेयर आ जाता है। तो ये 4 स्फेयर जो है वो नेचुरल इन्वायरमेंट के हैं, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर। अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले। कहते हैं ईच ऑफ दिस इज़ यूनिक। कहते हैं सारे जो हैं वो बहुत यूनिक हैं। अब समझो एटमॉस्फेयर स्टैंड्स फॉर
हाइड्रोस्फीयर, मैं आपको भी सारे बता रही हूँ, ये नोट जो मैंने बनाया ना, यू हैव टू राइट दिस, ओके। बायोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ठीक है। कहते हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, एयर। क्या होता है, एयर। हाइड्रोस्फीयर में क्या होता है, वाटर। बायोस्फीयर में क्या होता है, लाइफ। बायोस्फीयर में क्या होता है, लाइफ। एंड लिथोस्फीयर में होता है लैंड। पता लगा, ये कंसेप्ट को याद रखना है कि एटमॉस्फेयर स्टैंड्स फॉर एयर, हाइड्रोस्फीयर स्टैंड्स फॉर वाटर, बायोस्फीयर स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड लिथोस्फीयर स्टैंड्स फॉर लैंड, ओके। सो अब हम पढ़ते हैं आगे का चैप्टर। तो कहते हैं कि अपनी ही तरह में यूनिक है, सब अपनी अपनी जगह पे यूनिक है एंड सपोर्ट करते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, जीने के लिए। फॉर्म्स ऑन आवर प्लैनेट कॉल्ड मदर अर्थ। अब ये कह रहे हैं ईच ऑफ दिस इज यूनिक इन इट्स ओन वे एंड सपोर्ट्स अदर इन सस्टेनिंग लाइफ। फॉर्म्स आर on our planet called the mother earth. So what is other name of our planet? planet को और क्या बोलते हैं अपने planet को? our planet को क्या बोलेंगे दूसरा नेम? mother earth. Let us understand the importance of the spheres of a natural environment. चलो आओ अब इनकी हम importance देखते हैं कि हमारी लाइफ में इनकी क्या importance है। फर्स्ट है lithosphere. The literal meaning of lithosphere is the sphere of rocks. तो वो कहते हैं कि असली मीनिंग जो लिथोस्फेयर का है वो है स्फेयर ऑफ रॉक्स। रॉक्स का स्फेयर, जहां पे पत्थर हो। पत्थर से क्या बनता है, लैंड, ठीक है। तो कहते हैं कि जो अर्थ है उसकी सॉलिड लेयर को क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। तो कह रहे हैं कि लिथोस्फेयर इज अबाउट 100 किलोमीटर थिक। जो लिथोस्फेयर है वो 100 किलोमीटर थिक है। लिथोस्फेयर जो है वो कह रहे हैं कि 100 किलोमीटर थिक है। मान लो ये 100 किलोमीटर थिक है। क्या है, थिक। थिक क्या मतलब होता है, मोटा। थिक का क्या मतलब होता है, मोटा। थिन का मतलब होता है पतला। द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ लिथोस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड साइल। अब यहाँ पे सिलिका एंड साइल का मतलब आपको बहुत ही अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, कहते हैं रॉक्स रिच इन सिलिका एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड साइल। आपने सिलिका का मतलब नहीं याद रखना, आपने मतलब याद रखना है साइल का, क्योंकि साइल क्या है, किससे बना है, एल्यूमिनियम से। एंड मैग्नीशियम एंड आर कॉल्ड साइमा। अब मैग्नीशियम से क्या बना है, साइमा। बिलो द साइल लेयर द रॉक्स आर मेनली रिच इन silica and magnesium that are called saima, which is generally found below the bottom of ocean basin. तो कहते हैं वो below the ocean basin मिलता है। Thus lithosphere, that part of earth which provides us land over which we live, it provides soil for the plants and is also a source of all the mineral wealth. अब वो यहाँ क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि जो पूरा समझो, कहते हैं लिथोस्फेयर जो है 100 किलोमीटर थिक है। उसका अपर मोस्ट पार्ट जो है वो कंपोज हुआ है किससे, सिलिका से। यहाँ पे देखो, ये फॉर एग्जांपल लिथोस्फेयर है। इसका अपर मोस्ट पार्ट जो है वो सिलिका से फॉर्म हुआ है। किससे, सिलिका से। फिर वो कहते हैं एंड एल्यूमिनियम कॉल्ड साइल, सिलिका से
एंड साइल से फॉर्म हुआ है इसका अपर मोस्ट पार्ट। फिर वो कह रहे हैं बिलो द साइल लेयर के नीचे द रॉक्स आर मेनली रिच इन सिलिका। रॉक्स हैं यहाँ पे जो कि रिच हैं सिलिका में। यहाँ पे क्या मिलेगा? सिलिका, जो कि सिलिका में रिच है। रॉक्स जो कि सिलिका में रिच है। एंड मैग्नीशियम में रिच है। मैग्नीशियम को क्या कहते हैं? साइमा। फिर कहते हैं विच इज़ जनरली फाउंड बिलो द बॉटम ऑफ ओशन। ये जो सिलिका एंड साइमा है ये कहाँ मिलते हैं हमें? ओशन में। ओशन के बिलो द ओशन, ओशन में, ओशन की एकदम नीची जगह में क्या मिलता है हमें? सिलिका एंड साइमा। फिर कह रहे हैं वो कि थस लिथोस्फीयर इज दैट पार्ट ऑफ अर्थ विच प्रोवाइड अस लैंड। तो वो क्या कह रही हैं? कहते थस लिथोस्फीयर एक ऐसा पार्ट है अर्थ का जो हमें क्या दे रहा है? लैंड दे रहा है। अब ये बात ध्यान से देखो, अगर हमारी रोड पे सिलिका साइमा है, उसके नीचे सिलिका एंड साइल है ऊपर, उसके नीचे सिलिका एंड साइमा है, फिर उसके नीचे और बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, वो आप पढ़ोगे 8th 9th और 10th क्लास में। अभी तो हमें सिर्फ 4 ही चीज़ें पढ़नी है, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सिलिका। सिलिका सब में रॉक्स में होता है सिलिका, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम अलग है। तो वो कहते हैं उसके बाद इट प्रोवाइड्स सॉयल फॉर द प्लांट्स एंड इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ ऑल मिनरल वेल्थ। तो लैंड जो है, लैंड जिस पे हम रहते हैं वो क्या प्रोवाइड करता है? सॉयल। क्या प्रोवाइड करता है? सॉयल। किसको? प्लांट्स को। और सारी सोर्स ऑफ मिनरल्स को वेल्थ देता है। वेल्थ मतलब अच्छा बनाता है, हेल्दी बनाता है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? द लिटरल मीनिंग ऑफ एटमॉस्फेयर इज स्फीयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस विच फॉर्म्स एन एनवेलप अराउंड द अर्थ। तो क्या कह रहे हैं कि एटमॉस्फेयर एक वो चीज़ है जिससे एयर आती है, जिसको एयर कहा जाता है। एटमॉस्फेयर जो कंपोज हुआ है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस के साथ है। वो सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है, उसमें बहुत सारी गैसेस मिक्स हैं। उसमें O2 भी है, CO2 भी है, नाइट्रोजन भी है, हीलियम भी है, लिथियम भी है, पता नहीं कौन सी गैसेस उसमें मिक्स होती हैं। बट द मोस्ट हाईली रिच्ड गैस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में होती है। तो अब देखो, इट इज़ अ गैशियस इन्वेलप एक्सटेंडिंग अबाउट 1600 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। अब ये है अर्थ की सरफेस, ये अर्थ की सरफेस है, तो वो यहाँ से लेकर 1600 किलोमीटर ऊपर, 1600 किलोमीटर ऊपर तक है ये एटमॉस्फेयर। ठीक है। ऑफ द टोटल मास ऑफ एटमॉस्फेयर 99% एग्जिस्ट विदन 32 किलोमीटर। तो कहते हैं 99% जो एटमॉस्फेयर है वो 32 किलोमीटर तक मिल जाएगा आपको। फिर कहते हैं कि अमंग द 4 मेजर एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट एटमॉस्फेयर इज द मोस्ट डायनामिक इन नेचर, where changes occur not only from one season to another but also within a short period of time, say a few hours. These sudden changes produce changes in atmospheric conditions which affects our life both directly and indirectly. तो वो कहते हैं कि ये एक ऐसा चारों में से 4 चेंजेस जो हमने अभी पीछे पढ़े, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, लिथोस्फेयर, उसमें से एटमॉस्फेयर एक ऐसा चेंज है जो कि सबसे डायनामिक है, सबसे खतरनाक चेंज करता है। डायनामिक है, सबसे खतरनाक चेंज करता है ये। ठीक है, सबसे ज़्यादा खतरनाक चेंज ही ये करता है। कैसे? अर्थक्वेक आ गया एक ही दम, अर्थक्वेक आ गया एक ही दम, एकदम अर्थक्वेक आ गया
है ना, तो उससे कितनी लाइफ्स ख़राब होती हैं, कितनी बायोलॉजिकल चेंजेस हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि एक ऐसा डायनामिक मतलब इतना डेंजरस है ये एटमॉस्फेयर का, ग्लोबल वार्मिंग जैसे। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एक ही फ्यू आवर्स में ही हमारी दुनिया ख़त्म कर सकती है अगर हाई हो गया ग्लोबल वार्मिंग का लेवल तो, ठीक है। वो हमारी इफ़ेक्ट कर रही है लाइफ को डायरेक्टली भी और इनडायरेक्टली भी, ठीक है। सो बेटा टुमारो वील बी कंप्लीटिंग दिस चैप्टर, दिस इज़ द पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको मैंने आज जितना समझाया उतना समझ आ गया होगा। एंड दिस इज़ द न्यू रूल ऑफ सोशल साइंस क्लास दैट हम अब कम पढ़ेंगे पर अच्छे से समझेंगे, कम पढ़ लेंगे अच्छे से समझेंगे। मैंने आज आपको 3 पैराग्राफ्स पढ़ाए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर हो गए, इंक्लूडिंग 4 स्फीयर्स। ये तो चलो फर्स्ट ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये मान लो। वैसे हमने 2 ही टॉपिक्स किए आज, एक इन्वायरमेंट क्या है और नेचुरल इन्वायरमेंट के स्फीयर की है। सो बच्चे फॉर टुमारो वी आर कीपिंग 1 page now, half this and half next one. Okay, if you have any doubt in any question you can comment below. Thank you students, God bless you, thank you so much. I hope you understand today's concept. Thank you beta, God bless you.